हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, जो कि डिप्लोमा थर्ड ईयर बीटी में जिसको हम पढ़ाते हैं उसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्लांट लेआउट, और उसके अंदर हम जो बात करेंगे वो है कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट। तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट में इसके पहले हमने कई सारे मुद्दों पे बात की थी कि कैसे हम क्षेत्र का चुनाव करेंगे, सिलेक्शन ऑफ रीजन, सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी, सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट साइट। तो अब हम उसके बाद फिर हमने प्रिंसिपल्स की बात की। तो ये सारे पॉइंट्स हम प्लांट लेआउट से जुड़े हुए चीज़ों पर डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा जो आज भी तक का टॉपिक है ये है सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट। तो इससे जुड़े हमने पहले भी इसकी विस्तृत चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद हम कुछ संक्षिप्त विवेचना इसकी कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे हमारा प्लांट साइट जो है उसका चयन किन बातों पे मुख्यतः डिपेंड करता है। ये फिर से एक बार हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बीटी बोर्ड में पूछा जा चुका है और इसको कई बार पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं जानना, डिस्कस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ऑल्दो इट इज़ ऑलरेडी हैज़ बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस। नाउ जो सबसे पहला फर्स्ट थिंग इज़ कॉस्ट ऑफ लैंड। इट इज़ द फर्स्ट एंड प्राइमरी फैक्टर टू कंसीडर एंड टू किसी भी जो हमारा प्लांट है उसके लिए सबसे पहले जो सबसे उपयुक्त भूमि का चयन है वो बहुत ज़रूरी होता है और वो डिपेंड करता है। द सिलेक्शन ऑफ द लैंड इज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कॉस्ट शुड बी मिनिमम एज पर द रिक्वायरमेंट। जितनी मिनिमम कॉस्ट हमें रहेगी, अगर हमारी लैंड जितनी हमें लैंड लेनी है उसकी हमें मिनिमम कॉस्ट पे लैंड हमें मिल जाए तो सबसे अच्छी बात यही है, क्योंकि व्हेन द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्रीजेस द टोटल सेटअप कॉस्ट विल इंक्रीज। जब हमारी लैंड की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी तो टोटल सेटअप कॉस्ट जो है हमारी वो बढ़ जाएगी, और टोटल सेटअप कॉस्ट बढ़ने से फिर ये होगा कि कहीं ना कहीं हमें उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेस। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पर्याप्त एरिया उपलब्ध नहीं रहेगा तो फिर हमें आगे दिक्कत होगी। कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, हमें एक टाइम के बाद उसमें एक्सपेंड करना पड़ता है और एक्सपेंड करने के लिए हमें उसमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इसके अलावा केवल इंडस्ट्री के या प्लांट के आसपास हमें उनके वर्कर्स के लिए भी स्पेस, प्रॉपर स्पेस चाहिए। अगर प्रॉपर स्पेस नहीं होगा तो उनको रहने के लिए, उनके पार्किंग के लिए, उनको खेल कूद के लिए, एजुकेशन के लिए, अगर ये सारी सुविधाएं भी हम एजुकेशन अपने प्लांट के आसपास दे सकें तो ये बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम साइट। रॉ मटेरियल एक प्राइमरी फैक्टर है जिसको कंसिडर करना पड़ता है कि जो हमारा प्लांट है उसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सारा प्रोडक्शन हमारा रॉ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। तो अगर रॉ मटेरियल प्लांट से बहुत दूर है या हमें उसको बहुत दूर से एक्सपोर्ट करके लाना पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन सकता है। जितना नज़दीक रॉ मटेरियल हमें मिल जाएगा जिसको हमें प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद अगला हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। किसी भी कारखाने में किस तरीके के वर्कर लग रहे हैं और उसकी उपलब्धता क्या है, ये उत्पादन को सफल या उस प्लांट को सफल या असफल बनाने में बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अगर हमारा जो प्लांट है उसमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत है या सेमी स्किल्ड की ज़रूरत है। जैसे शहरों के आसपास हमें स्किल्ड लेबर अत्यधिक मात्रा में मिल सकते हैं, वहीं जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उसमें ज़्यादातर आपको अनस्किल्ड लेबर ही मिलते हैं। जो सब अर्बन एरिया है वहाँ पे हमको सेमी स्किल्ड लेबर मिल सकते हैं या मिलते हैं। अब लेबर और जो भी हमारी क्लास है उसके साथ साथ उनका पेमेंट क्या है, जो पैसा वेजेस उनको देने पड़ रहे हैं, उनकी डेली वेजेस, उसके क्या दरें हैं, अगर भुगतान की दरें उनकी उचित हैं, अच्छी हैं, कम है,
और हमें उस रेट पे वर्कर्स मिल जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और इससे जो है जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, फाइनल आउटपुट निकलेगा, उसका रेट कहीं कहीं ना कहीं हमको कम रखने में सहायता मिलेगी। अगला है 5th नंबर, नियरनेस ऑफ द मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, हर प्लांट में जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हमें किसी मार्केट में बेचना होता है, सेल ऑफ करना होता है। तो अगर अच्छा मार्केट नहीं रहेगा हमारे प्लांट के आसपास, तो हमें उसको बेचने में दिक्कत होगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्थल के निकट मार्केट की उपलब्धता हो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। यातायात, क्योंकि फैक्ट्री के आसपास हर सारे वर्कर, सारे मैनेजमेंट नहीं रह सकते, कुछ लोगों को दूर से आना पड़ता है, बाहर से आना पड़ता है। तो उसके लिए फिर अगर प्लांट के आसपास बेहतर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की व्यवस्था है, तो वो अच्छा प्लांट के लिए रहेगा। और यातायात में अगर भारी सामान कुछ ट्रैवल करना है या बहुत सारा सामान लाना है और रेलवे की भी अच्छी व्यवस्था है, तो रेलवे भी कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट करेगा वहाँ पे उस प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने में। और उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। आज के समय में जब सारी चीज़ें, मशीनें विद्युत से ही चल रही हैं, तो इस ज़माने में अगर कहीं ना कहीं बिजली की उपलब्धता है, तो उसको आसानी से काम किया जा सकता है। और अगला है क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट की भी उपलब्धता, ऐसे स्थान पर चयन करना चाहिए जहाँ पे क्लाइमेट जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो, जिससे काम करने में कोई दिक्कत समस्या ना आए। क्लाइमेट को इस तरीके से वहाँ पे होना चाहिए ताकि वर्कर्स को काम करने में कम से कम कठिनाइयों का सामना पड़े। वहाँ पे ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर है, रेन है, इनकी क्वांटिटी अनुकूल होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो काम करना कहीं ना कहीं मुश्किलों से भरा रहेगा। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी या एटमॉस्फेयर को कंट्रोल मतलब जो भी हमारी टेम्परेचर है उसको, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो भी हम खर्च करेंगे, जैसे बिजली, एसी वगैरह लगा के वातावरण को अनुकूल कर